हरीम फातिमा स्टेज पर बैठी सलामी के पैसे उंगलियों पर गिनते हुए खुश हो रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और चेहरे पर मासूमियत भरी खुशी थी, जबकि वह इस वक्त दुल्हन बनी स्टेज पर बैठी थी, मगर ख्यालों की दुनिया में खोई किसी दूसरे जहान की फिजाओं में खुद को उड़ता हुआ महसूस कर रही थी। यूं लग रहा था जैसे वह अपनी खुशी बहुत जल्द पा लेने वाली थी। हालांकि इस शादी से वह बिल्कुल खुश नहीं थी। ये शादी तो सिर्फ मजबूरी में करनी पड़ी थी, क्योंकि उसके अब्बा नसीर अहमद को दिल की बीमारी थी और वह अपनी मौत के डर से बेटी को जल्द ब्याह देना चाहते थे। बेटा एक ही था जो अपनी बीवी के कहने में रहकर किसी भी बात पर बहन को झाड़ देता था। एक रोज तो बीवी के भड़काने पर यासिर अहमद ने अपनी बहन को सफाई देने का मौका तक न दिया और बेदर्दी से पीट दिया। वह भाई जिसने खुद माँ बाप की मर्जी के बिना पड़ोस के गांव में अपनी पसंद की शादी कर ली थी, अब बहन के बारे में बीवी की बातों से गैरतमंद बन गया था। नसीर अहमद और हाजरा बेगम किसी रिश्तेदार के घर मरीज की अयादत के लिए गए थे और उनकी बदजुबान और चालबाज बहू आलिया आराम से बिस्तर पर लेटी मोबाइल पर मायके वालों से बात करने में मशगूल थी। जब उसने हरीम से चाय बनाने की फरमाइश की तो हरीम ने तबीयत खराब होने की वजह से मना कर दिया। इसी बात पर आलिया ने हरीम से खूब बदतमीजी की। जब यासिर अहमद घर पहुंचा तो उसे घर में शोर सुनाई दिया और वह गुस्से में तमतमाता हुआ अंदर दाखिल हुआ। बदकिस्मती से हरीम उसे आते हुए देख नहीं पाई और आलिया ने मौके का फायदा उठाते हुए मासूम बनने का नाटक किया और बात को घुमा दिया। हरीम, जो गलती मैं कर चुकी हूँ और सारी जिंदगी सास ससुर की बातें सुनने पर मजबूर हूँ, मैं चाहती हूँ तुम वह गलती न दोहराओ। दूसरी आलिया मत बनो, जिसे सिर्फ पसंद की शादी करने की सजा मिल रही है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि इस घर में मुझे कोई पसंद नहीं करता, इसलिए तुम इस मोहब्बत वगैरह को भूल जाओ। अपने अम्मी अब्बू से बात करो या फिर मैं ही कह देती हूँ कि तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर तुम्हारी शादी कर दी जाए। यासिर दम साधे बहन का जवाब सुनने का इंतजार कर रहा था, जबकि हरीम एक पल के लिए घबरा गई, मगर फिर खुद को संभालते हुए बोली, मेरी शादी का यहाँ क्या जिक्र, और आपको किसने कहा कि मेरे निजी मामलों में दखल दें? मैं अपने बाप के घर में बैठी हूँ और जब जी चाहेगा तभी शादी करूंगी। आपसे कोई मशविरा नहीं चाहिए, आप बस अपने काम से काम रखें। हरीम की यह बात सुनते ही यासिर का खून खौल उठा और गैरत में आकर उसने बहन से कोई सफाई तलब करने की बजाय उसे बेरहमी से पीट डाला। तुम्हारी यह हिम्मत कि अब तुम भी ऐसी हरकतें करो। मैं अभी तक अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ, मगर लड़कियों की जिद अच्छी नहीं लगती। आज अब्बू को आने दो, मैं तुम्हारे लिए जल्द से जल्द कोई बंदोबस्त करता हूँ। बिना वजह किसी बदनामी को क्यों गले लगाना? कान खोलकर सुन लो, अब मैं दोबारा तुम्हारे मुंह से ऐसी कोई बात नहीं सुनना चाहता, वरना मैं तुम्हारा ऐसा हश्र करूंगा कि सारी जिंदगी याद रखोगी। तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होने के काबिल भी नहीं छोड़ूंगा। बेरहमी से मारते हुए यासिर अपनी बहन को धमकाता जा रहा था और जब तक वह खुद थक कर हाँफने नहीं लगा, उसने अपना हाथ नहीं रोका। जिस्म पर जगह जगह नीले और चोटों के निशान लिए हरीम आंगन में पड़ी रो रही थी और यासिर गुस्से से तमतमाता अपने कमरे में जा चुका था। जबकि आलिया, जो कुछ देर पहले अकड़कर जवाब देने वाली नंद का यह हाल देखकर फतह की मुस्कान लिए पास आई और बोली, बस बहुत हो गया। मेरा ख्याल है कि अब तुम दोबारा कभी मेरे सामने जबान दराजी करने की जुर्रत नहीं करोगी, वरना हर बार इससे भी बुरा हाल करवाऊंगी। अगर चाहो तो इस घर में अपनी मर्जी से रह सकती हो, जब तक तुम्हारे वालिद खुद तुम्हारी शादी का फैसला न करें। मैं यासिर को ठंडा कर सकती हूँ, मगर तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी और मेरे हर हुक्म को सर झुकाकर कबूल करना होगा। आगे से मेरे किसी काम से इनकार मत करना। यही इस घर में तुम्हारे रहने का एकमात्र रास्ता है। आलिया ने अपनी अहमियत जताना जरूरी समझा और फिर नखरे से सिर झटकती हुई अपने शौहर की तरफ बढ़ गई। उसी रोज से हरीम के लिए अपने ही घर में मुश्किल वक्त शुरू हो गया था। अब्बा, मुझसे कसम ले लीजिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरी बस इतनी गलती थी कि मैंने अपनी तबीयत खराब होने की वजह से भाभी की खिदमत करने से इनकार कर दिया था
और इसी बात पर हमारी बहस हो रही थी कि अचानक भाभी ने बात बदल दी और जाने क्यों इस किस्म का जिक्र छेड़ दिया, जिस पर भाई मुझ पर शक करने लगे। क्या अपने ही घर में अगर मैं कोई काम न करना चाहूं और मना कर दूं तो मेरे साथ ऐसा सलूक किया जाएगा? हरीम फातिमा ने अपने माँ बाप के सामने मगरमच्छ के आंसू बहाकर उन्हें अपनी तरफ कर लिया, जबकि यासिर, जो अब्बा से इसी सिलसिले में बात करने आया था, दरवाजे पर खड़ा बहन की बातें सुनकर शर्मिंदा हो गया। वह कमरे में दाखिल हुआ और कहा, मुझे माफ कर दो। मैं शर्मिंदा हूं कि मैंने गुस्से में आकर सच्चाई जानने की भी कोशिश नहीं की। मैं आलिया की बातों पर शायद यकीन न करता, मगर जब तुमने जिस अंदाज में उसे अपने काम से काम रखने को कहा, तो मुझे लगा कि शायद तुम भी इसी मसले पर बात कर रही हो। इसलिए मुझसे गलती हो गई और मैं गुस्से में आ गया था। यूं चंद ही लम्हों में बात कह सुनकर माहौल बिल्कुल बदल चुका था। मगर फिर नसीर अहमद ने दोबारा इसी किस्म का कोई फसाद खड़ा होने से पहले ही बाइज्जत तरीके से हरीम फातिमा को रुखसत करने का फैसला किया और 2-4 जगह पर खुद ही अपनी बेटी के लिए बात भी चला दी थी। चंद महीनों के अंदर हरीम के लिए नवाबजादा मीर हसन जैसे शानदार शख्स का रिश्ता कबूल करके बहुत अच्छे तरीके से हरीम फातिमा को रुखसत कर दिया गया और वह ना करती ब्याह कर नवाब हवेली पहुंच गई थी। उसने नवाबजादा के बारे में बहुत जगहों से सुन रखा था कि वह बेहद सख्त मिजाज और गुस्सैल इंसान है। शायद यही वजह थी कि इतने बड़े घराने में शादी होने के बावजूद वह बिल्कुल खुश नहीं थी। मगर स्टेज पर दुल्हन बनी बैठी जब अपने शौहर के दोस्त अहबाब से मिलने वाली सलामी को गिनकर खुश हो रही थी, जो कि काफी भारी रकम थी, तो काफी देर बाद उसकी सास ने उसे उसके कमरे तक पहुंचाने का हुक्म दिया। तब उसके चेहरे पर एक साया लहराया था, मगर इस वक्त बिल्कुल अनजान लोगों के बीच उसे कोई हमदर्द नजर नहीं आ रहा था और न ही कोई भागने का रास्ता सूझ रहा था। इसलिए खामोशी से वह कमरे में चली गई। कमरे में तन्हा खड़ी वह बुरी तरह से खौफजदा थी। उसे मीर हसन के गुस्सैल और जालिम होने के चर्चे याद आ रहे थे। वह फितरतन एक नाजुक मिजाज लड़की थी और उसे सख्त या गुस्से से बात करने वाला इंसान बिल्कुल पसंद नहीं था, मगर उसकी किस्मत में ऐसा शख्स जबरदस्ती लिख दिया गया था जो शायद नरमी से बात करने का भी रोवादार न था। उसकी यह आदत भी अम्मी ने उसे पहले ही बता दी थी और साथ ही तसल्ली दी थी कि अगर बीवी किसी भी किस्म की गलती न करे और अपने शौहर के हर हुक्म को बिना किसी बहस के मान ले, तो सख्त से सख्त मर्द भी अपनी बीवी के लिए बहुत नर्म और मोहब्बत करने वाला इंसान बन जाता है। मेरी सलाह है कि कभी भी अपने शौहर को गुस्सा दिलाने वाली कोई बात या हरकत मत करना और उसके दिल में अपनी जगह बनाने की हर मुमकिन कोशिश करना। अपनी अम्मी की यह बातें सुनकर वह नसीहत को याद करने के बजाय और ज्यादा खौफ में मुब्तला हो गई थी। बेचैनी से इधर उधर देखते हुए हरीम फातिमा इस शख्स से किसी न किसी तरह छुप जाने की ख्वाहिश कर रही थी। अचानक कुछ सोचकर अपने पैसों से भरे क्लच को बगल में दबाते हुए लहंगा समेटकर वह काफी मुश्किल से सही बेड के नीचे छुप चुकी थी। हरीम फातिमा एक दुबली पतली लड़की थी, इसलिए उसका इस तंग सी जगह पर समा जाना ज्यादा मुश्किल नहीं हुआ। रिश्तेदारों के पास बैठे काफी देर गुजर चुकी थी। मीर हसन सबसे मुआफी मांगते हुए अपने कमरे की जानिब बढ़ा और उसका दिल खुशी को बहुत गहराई से महसूस कर रहा था। नवाबजादा मीर हसन हमेशा से अपनी बीवी के तौर पर किसी सादी और नेक लड़की की चाहत रखता था और हरीम फातिमा की सूरत में आज उसकी यह ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी। खुशी उसके अंग अंग से झलक रही थी। तसव्वुर में अपनी खूबसूरत बीवी को शर्माते हुए देखकर वह मुस्कुराते हुए दरवाजा खोलकर कमरे में दाखिल हुआ, मगर सामने बेड पर दुल्हन को न पाकर चंद लम्हों के लिए वह ठिठक गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने मेरे आने का इंतजार किए बिना ही अपने हार सिंगार से जान छुड़ाने का फैसला कर लिया हो? पलटकर दरवाजा बंद करते हुए मीर हसन के माथे पर यह सोचकर बल पड़ चुके थे। तेजी से आगे बढ़कर वॉशरूम का जायजा लिया, मगर वहां कोई नहीं था। अपने शक को गलत साबित होता देख मीर हसन का गुस्सा बढ़ रहा था। ड्रेसिंग रूम में जाकर देखा तो वहां भी कोई नहीं था। कुछ सोचकर मीर हसन
टेरेस की जानिब बढ़ा। दरवाजा खोलकर बाहर झांका तो वहां भी घुप अंधेरा और खामोशी उसका मुंह चिढ़ा रही थी। अब उसका गुस्सा 7वें आसमान को छूने लगा था। तेजी से दरवाजे की तरफ लपका, मगर इससे पहले कि दरवाजा खोलकर बाहर जाता, बेड के नीचे से 2 छोटे छोटे लाल सफेद मोमी पैर दिखाई दिए। मीर हसन का गुस्सा झाग की तरह बैठ चुका था और उसके लबों पर एक शरारती मुस्कान फैल गई थी। धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाते हुए वह बेड के नीचे मौजूद हस्ती को सुनाते हुए ऊंची आवाज में बोला, मैं अपनी बीवी से मिलने और अपने दिल की बात कहने के लिए बेताब हुआ जा रहा हूँ, मगर खुदा जाने ये लड़की कहाँ जाकर छुप गई है। मैं किससे पूछूं? कितना बुरा लगेगा कि अगर मैंने किसी से पूछ लिया कि मुझे मेरी बीवी नहीं मिल रही। अब क्या करूं? कैसे तलाश करूं? उसने मुस्कुराते हुए उन पैरों को गौर से देखा जिनमें थोड़ी सी हलचल हुई थी। मीर हसन के लहजे में शरारत और शोखी साफ झलक रही थी। बेड पर बैठकर जानबूझकर इधर उधर की बातें करने के बाद अचानक झुककर उसने दोनों पैर थाम लिए। अब मैं तुम्हें देख चुका हूं, बाहर आ जाओ। छुपने का कोई फायदा नहीं रहा, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। मीर हसन के लबों पर गहरी मुस्कान थी। वह हरीम फातिमा की इस मासूम सी शरारत को दिल से इंजॉय कर रहा था। चंद सेकंड तक उसके बाहर आने का इंतजार किया, मगर वह अपनी जगह से 1 इंच भी हिलने को तैयार नहीं थी। तब आगे बढ़कर मीर हसन ने उसे खुद ही खींचकर बेड के नीचे से बाहर निकाला। वह अपनी मासूम सी बीवी के शर्माने का तसव्वुर कर रहा था, मगर उसके चेहरे पर आंसू तोतरर से बह रहे थे। उसे इस कदर रोता देख मीर हसन की मुस्कान झट से गायब हो गई। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मीर हसन ने उसे जांचती नजरों से देखा, मगर उसके रोने में और भी ज्यादा शिद्दत आ चुकी थी और उसने अपने रोने की कोई वजह पेश नहीं की थी। उसे तसल्ली देने के लिए मीर हसन ने उसे अपने पास लाना चाहा, मगर वह घबराकर पीछे हट गई थी। मीर हसन को उसका यह रवैया बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने लाख कोशिश की, मगर हरीम फातिमा ने अपने रोने की कोई वजह नहीं बताई, जबकि उसके ख्याल में शादी के लिए किसी तरह की जबरदस्ती नहीं की गई थी। उसने अपनी माँ को यह कहते सुना था कि लड़की भी इस रिश्ते से बहुत खुश और मुतमिन है। अगर यह सच था, तो अब रुखसत हो जाने के बाद हरीम का यह रवैया उसकी समझ से बाहर था, जो रो रो कर हलकान हो रही थी। थक हार कर मीर हसन कमरे से बाहर निकला और खामोशी से अपनी माँ को बुला लाया। घर में काफी मेहमान मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में किसी भी तरह का हंगामा खड़ा करना मीर हसन को गवारा नहीं था। माँ, अपनी बहू से जाकर पूछें कि आखिर क्या वजह है कि वह इस कदर रो रही है। मैं उससे बार बार पूछ चुका हूँ, मगर वह कोई जवाब नहीं दे रही, बस लगातार रोए जा रही है। मीर हसन की आंखों के इशारे को समझते हुए जब हलीमा बेगम हरीम के पास आईं, तो उन्होंने उसे बड़े नरम लहजे में समझाना चाहा। बेटा, तुम इतना क्यों रो रही हो? घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं मानती हूँ कि यह शादी बहुत जल्दबाजी में हुई। शायद तुम इसे दिल से कबूल नहीं कर पाई हो, मगर तुम एक समझदार लड़की हो और तुम्हें शादी के तकाजों को समझना चाहिए। मैं तो तुम्हें बहुत अक्लमंद समझती थी, मगर तुम्हारा यह रवैया देखकर अफसोस हो रहा है। तुम्हें अपने शौहर को इस तरह परेशान नहीं करना चाहिए। मेरा बेटा अपनी शादी को लेकर कितना खुश था, मगर तुमने उसकी खुशी को चंद लम्हों में ही बर्बाद कर दिया है। हलीमा बेगम उसे बहुत नरमी और मोहब्बत से समझाने की कोशिश कर रही थी, मगर हरीम का लगातार सिर नफी में हिलाकर रोना उन्हें गुस्सा दिला रहा था। उनका लहजा अब थोड़ा सख्त होता जा रहा था, मगर वहां परवाह किसे थी। हरीम बार बार अपने क्लच को छुपाने की कोशिश कर रही थी और इस कमरे से किसी भी सूरत में निकलना चाहती थी। आखिरकार थक कर उसने रोने की बजाय बेहद गिड़गिड़ाते हुए हलीमा बेगम की तरफ देखा और कांपते होठों से कहा, मुझे डर लग रहा है, प्लीज मुझे अपने साथ ले चलें, मैं यहाँ नहीं रुक सकती। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू, लहजे में खौफ और चेहरे पर जर्दी छाई हुई थी। वह दोनों हाथों से हलीमा बेगम का हाथ पकड़कर बार बार एक ही गुजारिश किए जा रही थी। उस वक्त उसकी हालत देखकर हलीमा बेगम को ऐसा महसूस हुआ जैसे अगर उन्होंने उसकी बात न मानी तो वह मर जाएगी। कुछ सोचकर उन्होंने उसे तसल्ली दी और मेहमानों की नजर से बचाकर अपने कमरे में ले आईं।
उसके बर्ताव और अंदाज से उन्हें यह एहसास हो रहा था कि यह लड़की 20 साल की होने के बावजूद भी बहुत बच्ची जैसी सोच रखती है। मगर असल वजह कौन जानता था। उन्होंने जबरदस्ती कोई हंगामा खड़ा करने के बजाय मोहब्बत और नरमी से उसे समझाने और राजी करने का फैसला किया। देखो बेटा, तुम जवान हो और शायद तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुम्हारी इस हरकत से अल्लाह ताला तुमसे कितना नाराज होगा। शादी की सारी तैयारियों तक तुम बिल्कुल मुतमिन और खुश नजर आ रही थी। फिर अचानक यह सब क्यों? शादी के बाद औरत के कुछ हक होते हैं और कुछ फराइज भी होते हैं। तुम्हारे हक तो तुम्हें दिए गए हैं। तुम्हें इज्जत और मान के साथ इस घर में लाया गया है और मेरा बेटा भी तुम्हें पूरे दिल से अपनाना चाहता है। हमारी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी गई। मगर अगर फराइज की बात करें तो तुम्हारा यह फर्ज है कि तुम भी अपने शौहर को इज्जत दो और उसकी हर ख्वाहिश की कद्र करो। मियाँ बीवी का रिश्ता एहसास और प्यार का रिश्ता होता है। दोनों को एक दूसरे की फीलिंग्स समझनी चाहिए, तभी घर बसते हैं और रिश्तों में बरकत आती है। अल्लाह ने मियाँ बीवी के बीच एक दूसरे के लिए सुकून रखा है और औरत पर फर्ज किया है कि वह अपने शौहर की ख्वाहिश और खुशी को पूरा करे। ऐसे में तुमने 2 घड़ी बैठकर मेरे बेटे से ठीक से बात तक करना गवारा नहीं किया। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि इसकी क्या वजह है? क्या तुम पर कोई दबाव डाला गया था? क्या तुम इस शादी से राजी नहीं थी? क्या तुम्हारी कोई ऐसी ख्वाहिश थी जो पूरी नहीं की गई? हलीमा बेगम ने हर वह सवाल पूछ लिया जो उनके जहन में आ सकता था, मगर हर बात पर हरीम फातिमा ने मजबूती से सिर नफ़ी में हिला दिया। तो फिर ऐसी क्या वजह है कि तुमने पूरे घर को परेशानी में डाल दिया है? घर में इतने मेहमान जमा हैं, अगर किसी ने तुम्हें मेरे कमरे में देख लिया तो क्या सोचेगा? क्या तुमने कभी सुना है कि कोई दुल्हन अपने कमरे के बजाय अपनी सास के कमरे में बैठी हो? यह एक बेहद गलत काम है जिस पर लोग 100 तरह की बातें बनाते हैं। अब जब तुम मीर हसन की पत्नी बन चुकी हो, तो तुम पर यह भी फर्ज है कि तुम उसकी इज्जत का ख्याल रखो। अपनी निजी जिंदगी को किसी भी तीसरे व्यक्ति के सामने खोलकर रखना दूसरे फरीक की बेइज्जती करना है। मुझे उम्मीद है कि तुमने आज जो गलती की है उसे दोबारा नहीं दोहराओगी और न ही मुझे या मेरे बेटे को कभी कोई शिकायत का मौका दोगी। अभी तो काफी रात हो चुकी है, यहीं सो जाओ, मगर सुबह अजान से पहले या अजान के वक्त ही खामोशी से अपने कमरे में लौट जाना, ताकि कोई मेहमान तुम्हें अपने कमरे से गायब न पाए। हलीमा बेगम के लहजे की नरमी अब भी बरकरार थी, जिससे हरीम फातिमा भी काफी हद तक मुतमीन दिख रही थी। उसने आज्ञाकारिता दिखाते हुए सिर हिलाया। मैं माफी चाहती हूँ, मैंने आपको परेशान कर दिया, मगर मैं क्या करती। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था, मैं खुद को रोने से नहीं रोक पाई। कोशिश करूंगी कि दोबारा आपको कोई शिकायत का मौका न मिले। हरीम की इस फर्माबरदारी पर हलीमा बेगम ने उसे सीने से लगाकर उसके कंधे पर थपकी दी। शाबाश बेटा, मुझे खुशी है कि नादानी में अगर तुम खुद को रोक नहीं पाई, तो अब मेरी बात को समझ गई हो। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी कितनी सादगी पसंद और सलीकेदार है। इस बात को हमेशा दिल और दिमाग में बैठा लो कि मीर हसन तुम्हारा शौहर है और उसे तुम पर पूरा हक है। अगर वह दोबारा तुम्हारे करीब आने की कोशिश करे तो इस तरह का शोर शराबा और हंगामा मत करना। हमेशा याद रखना, अगर औरत अपनी नासमझी से अपने शौहर को खुद से दूर कर दे, तो फिर वह सारी जिंदगी उसके दिल और नजरों में वह मकाम हासिल नहीं कर पाती जिसकी वह हकदार होती है, चाहे वह कितनी भी नेकी और परहेजगारी कर ले। यह एक मर्द की फितरत होती है कि अगर उसके दिल में अपनी बीवी को लेकर कोई गांठ पड़ जाए, तो वह पहले जैसा नहीं रह पाता। औरत में अल्लाह ने सब्र और बर्दाश्त का मादा ज्यादा रखा है, इसीलिए वह बहुत बड़ी बड़ी नाइंसाफियां और गलतियां बर्दाश्त कर लेती है और अपने शौहर को इज्जत और अहमियत देती है। मियाँ बीवी का रिश्ता खून का रिश्ता नहीं होता, ये एक नाजुक डोर की तरह बेहद हसास होता है। अल्लाह ने इस रिश्ते को बहुत खूबसूरत बनाया है, मगर कुछ औरतें अपनी नादानी से इस रिश्ते की खूबसूरती को मिटा देती हैं। मुझे पूरा यकीन है कि तुम ऐसा हरगिज नहीं चाहोगी। हलीमा बेगम के सवालिया अंदाज पर हरीम फातिमा सिर झुकाए खड़ी रही, फिर हल्के से बोली,
जी, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई हूँ। हलीमा बेगम उसकी फर्माबरदारी देखकर सरशार हो रही थीं। मीर हसन रात भर बिस्तर पर बेचैनी से करवटें बदलता यही सोचता रहा कि शायद माँ ने गलत फैसला किया है और हरीम फातिमा को पहचानने में हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। शायद वह मुझे अपने शौहर के तौर पर कबूल ही नहीं करती और न ही मुझसे कोई लगाव रखती है। तभी तो 100 तरह के बहाने बनाकर माँ के कमरे में जाकर सो गई। एक बार भी यह नहीं सोचा कि उसके इस कदम से मैं कितनी जिल्लत महसूस करूंगा। न ही उसे मेरे जज्बात की कोई परवाह थी। मैंने इन लम्हों के लिए क्या-क्या सपने देखे थे, मगर वह मेरी हर खुशी पर पानी फेरकर चली गई। शरीफ घर की लड़कियां ऐसी हरकतें नहीं करतीं। मीर हसन के दिल में बुरी तरह बदगुमानी घर कर चुकी थी। रात भर वह इन्हीं ख्यालों में डूबा रहा और एक पल के लिए भी चैन से सो नहीं सका। उसके दिमाग में शको-शुबहे और नफरत के तूफान उठ रहे थे। अज्जान के करीब दरवाजे पर आहट हुई और हलीमा बेगम हरीम फातिमा को अपने साथ कमरे में ले आईं। बेटा, यह नादान है और अपने की पर शर्मिंदा भी है। मैंने इसे समझा दिया है, अब यह दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगी। तुम इसे माफ कर दो। हलीमा बेगम ने अपने बेटे को मुतमिन करने की कोशिश की और बहू की सिफारिश भी कर दी। मगर बेटे की लाल आंखें रात भर जागने की गवाही दे रही थीं, जिसे देखकर वह दिल ही दिल में तकलीफ महसूस कर रही थीं। मीर हसन माँ के तसल्ली भरे अंदाज पर सिर्फ हल्का सा मुस्कुरा दिया और फिर नजरों से हरीम फातिमा का जायजा लेने लगा, जो खुद को सिमटाए खड़ी थी। हलीमा बेगम के जाते ही वह तेजी से वॉशरूम में घुस गई, मुंह धोया, वुजू किया और फिर जान माज बिछाकर नमाज के लिए खड़ी हो गई। इस दौरान उसने एक बार भी नजर उठाकर मीर हसन की तरफ देखने की गलती नहीं की। मीर हसन खामोशी से उसकी एक एक हरकत नोट कर रहा था। अब वह बेसब्री से इंतजार करने लगा कि कब वह नमाज से फारिग होगी, मगर उसने तो जैसे लंबी नमाज पढ़ने की ठान ली थी। जब उसने बार बार सलाम फेरते ही दोबारा नियत बांध ली, तो मीर हसन को एक पल के लिए गुस्सा आया, मगर फिर खुद को काबू में रखते हुए वह अपनी सोच को मोड़ने लगा। मुझे एक ही रात में उस पर इतनी सख्ती हरगिज नहीं करनी चाहिए। अगर वाकई वह अपने रिश्ते को समझने के लिए कुछ वक्त चाहती है, तो जबरदस्ती करके मैं बहुत आमियाना हरकत करूंगा और वह मुझसे बददिल हो जाएगी। मुझे उसके पूरी तरह मुतमिन होने तक इंतजार करना चाहिए और अपने रवैये से उसे इस रिश्ते के लिए तैयार करना चाहिए, ताकि हमारे रिश्ते की शुरुआत खूबसूरत अंदाज में हो और भविष्य में कोई परेशानी न आए। अपनी नकारात्मक सोचों को रोकते हुए मीर हसन धीरे धीरे मुतमिन होता गया और रात भर मानसिक थकावट झेलने के बाद करवट बदलकर इत्मीनान से सो गया। दूसरी तरफ हरीम फातिमा, जो पिछले 1 घंटे से लगातार नमाज पढ़ रही थी, उसे अपनी तरफ से मीर हसन को बेखबर पाकर राहत महसूस हुई। मगर फिर भी वह बिस्तर पर जाने के बजाय वहीं जानमाज पर लेटने लगी, ताकि अगर वह जाग भी जाए तो उसे छूने की कोशिश न करे। लेकिन अचानक कुछ याद आते ही वह झटके से उठी, अपने क्लच से पैसे निकालकर गिनने लगी और उनके हिसाब से कोई योजना बनाती रही। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी। उसने एक बार फिर सभी पैसों को रोल करके जमा किया और क्लच के बजाय एक छोटी सी थैली में डालकर अपनी अलमारी में छिपा दिया। फिर संतोष से मुस्कुराते हुए दोबारा जानमाज पर ही लेट गई। उसके हाव भाव किसी भी तरह सामान्य नहीं लग रहे थे। कुछ ऐसा था जो शायद किसी की भी नजर में नहीं आ रहा था। दिन के समय हवेली में सभी मेहमान पहले से ही मौजूद थे। हरीम की माँ हाजरा बेगम रस्म के मुताबिक अपनी बेटी के लिए पहली सुबह का नाश्ता लेकर आई थीं। ड्राइंग रूम में मौका पाते ही हलीमा बेगम ने उन्हें रोक लिया। हाजरा बहन, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कल रात आपकी बेटी ने जिस तरह तमाशा खड़ा किया, उससे मुझे अपने बेटे के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। अगर आपकी बेटी इस शादी के लिए राजी नहीं थी या कोई और बात थी, तो आपको हमें साफ साफ बता देना चाहिए था। कम से कम किसी बदनामी या हंगामे का खतरा तो नहीं होता। मैं तो आपकी बेटी को बहुत मासूम समझती थी, मगर उसने बेहद गैर शालीन हरकत की है। मैंने अपनी तरफ से उसे समझाकर सुबह होने से पहले ही उसके कमरे में वापस भेज दिया, मगर मुझे यकीन नहीं कि वह दोबारा अपनी गलती नहीं दोहराएगी। बेहतर होगा कि आप खुद अपनी बेटी को समझा दें कि हम इज्जतदार लोग हैं
और हमारे घर में इस तरह के तमाशे बर्दाश्त नहीं किए जाते। हलीमा बेगम ने हाजरा बेगम को बीती रात का पूरा वाकया विस्तार से सुना दिया। हाजरा बेगम पहले तो अपनी बेटी की शिकायत सुनकर घबरा गईं। शादी के पहले ही दिन अगर हलीमा बेगम अपनी बहू से इस हद तक नाखुश थीं, तो आगे चलकर कई समस्याएं खड़ी हो सकती थीं। मगर जैसे जैसे उन्हें अपनी बेटी की हरकतों का पता चला, वह अंदर से गहरी शर्मिंदगी महसूस करने लगीं। मैं आपसे माफी चाहती हूँ। मेरी बेटी इतनी अचानक हुई शादी के लिए पूरी तरह तैयार नहीं थी, बस यही वजह रही होगी। इसके अलावा और कोई कारण नहीं है। वह बहुत मासूम और नासमझ है। उसे इन बातों की गंभीरता का अंदाजा ही नहीं है। आप चिंता न करें, मैं खुद उससे बात करूंगी। उन्होंने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया, लेकिन अंदर ही अंदर हरीम फातिमा पर इतना गुस्सा और नाराजगी थी कि अगर ससुराल में मेहमानों और घरवालों का लिहाज न होता, तो शायद वह उसे थप्पड़ों से लहूलुहान कर देती। मगर वह मजबूर थीं, इसलिए अपने गुस्से पर काबू रखते हुए नरमी से बात करनी पड़ी। हलीमा बेगम ने कमरे से जाते हुए हरीम को बुलवाकर भेज दिया। जैसे ही हरीम आई, हाजरा बेगम ने उसे डांटना शुरू कर दिया। हरीम, मैंने तुम्हारी यह परवरिश तो नहीं की थी। तुम इतनी बेहया और बेशर्म कैसे हो गईं? तुमने पहले ही दिन मुझे शर्मिंदा कर दिया। तुम तो जल्दी शादी की ख्वाहिश रखती थीं। तुम्हें बच्चों का भी बहुत शौक था। फिर यह बेवकूफ़ी क्यों की? मैं तुम्हारी इस हरकत का क्या मतलब निकालूं? तुम्हें अपने बाप की इज्जत का भी कोई ख्याल नहीं आया? कम से कम यही सोच लिया होता कि जिस वजह से हमारे घर में पहले ही एक बार बड़ा हंगामा हो चुका है, तुम अपनी हरकतों से उन्हीं बातों को सच साबित कर रही हो। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा इकलौता भाई तुमसे रिश्ता तोड़ दे? हम दोनों अब बूढ़े हो चुके हैं। जिंदगी भर माँ बाप का सहारा नहीं लिया जा सकता। लड़की का मायका उसके माँ बाप के बाद उसके भाई के सहारे ही आबाद रहता है, और अगर वही भाई तुमसे मिलना या तुम्हें देखना तक गवारा न करे, तो तुम मायके से भी हमेशा के लिए महरूम हो जाओगी। और अपने शौहर के सामने तो तुम पहले ही दिन अपनी अहमियत खो चुकी हो। आखिर तुम्हें कब समझ आएगी? हाजरा बेगम ने अपनी बेटी को बिना रुके खरी खोटी सुना डाली। हरीम फातिमा की आंखों में आंसू थे, मगर वह चुपचाप सिर झुकाए खड़ी रही। वह कैसे बताती कि उसने यह सब करने पर मजबूर क्यों थी? दरवाजे के बाहर खड़े मीर हसन ने अपनी सास की पूरी बातचीत सुन ली थी, और वह हैरान रह गया। उसे अंदाजा था कि हरीम काफी कम उम्र की है और अचानक शादी हो जाने पर घबराहट का शिकार हो रही है। मगर जो हकीकत सामने आई, उसके मुताबिक वह सब कुछ जानती और समझती थी। मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा हरीम फातिमा। तुमने मुझे क्या समझ रखा था? अब तक तो मैं बेवजह तुमसे नरमी बरत रहा था, मगर अब कोई नरमी नहीं। अब जो मेरी मर्जी होगी वही तुम्हें करना होगा। वह दरवाजे के बाहर खड़ा मन ही मन सोच रहा था। इससे पहले कि वह लौटता, हलीमा बेगम उसी ओर चली आईं। हसन, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में ढूंढ रही थी। हलीमा बेगम के लहजे में जल्दी थी। जी, मैं बस अपनी सास से मिलने आया था, अब वापस जा रहा हूँ। खैरियत, आप मुझे क्यों तलाश कर रही थीं? मीर हसन ने अपने चेहरे के हाव भाव को सामान्य करने की कोशिश करते हुए मुस्कुराकर अपनी माँ की तरफ देखा और उनके साथ लौटने लगा। यह तुम्हारे बाबा ने शादी का तोहफा दिया है। हनीमून के लिए सिंगापुर के टिकट हैं, लो और खूब इंजॉय करो। लड़कियों को ऐसे ट्रिप्स बहुत पसंद होते हैं। तुम देखना, वह भी अपनी खुशी छिपा नहीं पाएगी। हलीमा बेगम ने मुस्कुराकर उसके चेहरे से चिंता के भाव कम करने की कोशिश की। आपने तो मेरे दिल की बात कह दी माँ। मैं भी ऐसा ही कुछ प्लान कर रहा था। मीर हसन ने मुस्कुराने की कोशिश की। सदा खुश रहो। खुदा करे तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई परेशानी न आए। हलीमा बेगम उसके बालों को प्यार से बिगाड़कर हंसते हुए वहां से चली गईं। यह देखो, हम 5 दिन बाद सिंगापुर जा रहे हैं, वह भी पूरे 3 महीने के लिए। फिर मैं देखता हूँ कि तुम कैसे मुझसे छुपती हो। बहुत नखरे देख लिए मैंने, वहां जाकर तुम्हें कोई रियायत नहीं दूंगा, समझी? अपनी माँ के साथ दोपहर बिताने के बाद जैसे ही हरीम कमरे में दाखिल हुई, मीर हसन ने उसकी आंखों के सामने टिकट लहराते हुए उसकी चालाकी का मजाक उड़ाया। इतनी दूर, वहां मैं कैसे?
हरीम फातिमा के चेहरे का रंग उड़ चुका था और वह परेशान होकर बेतरतीब से शब्द बोलने लगी। हम मुरी चलते हैं। मुझे मुरी बहुत पसंद है और हमेशा से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपनी नई जिंदगी की शुरुआत मुरी के खूबसूरत नज़ारों के साथ करूं। मैंने वहां जाने के लिए पैसे भी जमा कर रखे थे। वह सूखे होठों पर जुबान फेरते हुए खुद को संभाल कर अपनी योजना बताने लगी। वाह, तुम तो काफी तेज लड़की हो। इतने रोमांटिक अंदाज में प्लानिंग कर रही थी और मैं जाने क्या समझ बैठा था। कितने रूप हैं तुम्हारे। हर बार हैरान कर देती हो। खैर, हमारे पास 3 दिन हैं। पहले मुरी जा सकते हैं और फिर वहां चलेंगे जहां मेरी खुशी जुड़ी है। जी, ये ठीक रहेगा। आप मुझसे वादा करें कि अब गुस्सा नहीं करेंगे। वह जबरदस्ती मुस्कुरा रही थी। हम कल वलीमा के बाद ही निकल जाएंगे। सिर्फ 2 दिन रुकेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। तुम अपनी तैयारी पूरी कर लो। मीर हसन ने इत्मीनान से उसकी तरफ मोहब्बत भरी नजरों से देखा। मुरी के खूबसूरत नज़ारों में खोई हरीम बेइंतहा हसीन लग रही थी। पहाड़ों को देखकर और बर्फबारी शुरू होते ही उसके चेहरे पर अलग ही खुशी दिखाई दे रही थी और मीर हसन उसकी मासूम हरकतों से लुत्फ उठा रहा था। चलो, लंच के लिए इस जगह पर रुक जाते हैं। आगे होटल बाद में चलेंगे। क्या ख्याल है? वह मौसम के हिसाब से कुछ देर के लिए पर्यटकों की भीड़ में गुम हो जाना चाहता था। पैदल चलते हुए मुश्किल से 2 मिनट ही हुए थे कि हरीम के स्नीकर्स टूट गए। ओहो! ये तो टूट गए। अब क्या करे? यहाँ कहीं मोची की दुकान तलाश करते हैं। सिलाई करवा लेंगे, काम चल जाएगा। उसने सादगी की हद कर दी। सिलाई करवाने की क्या जरूरत है? यहाँ इतनी सारी दुकानें हैं, हम नए शूज ले लेते हैं। जो एक बार टूट गए, उनका क्या भरोसा? फिर से टूट गए तो रोज किसी मोची को ढूंढना पड़ेगा। हमारा वक्त बर्बाद होगा और मेरा वक्त बहुत कीमती है। उसने हरीम की तरफ गहरी नजरों से देखा और एक शूज शॉप की तरफ बढ़ गया। उस दिन मुरी मॉल पॉइंट पर काफी भीड़ थी। जूतों का मुआयना करते हुए दोनों अलग हो गए। पहले तो मीर हसन ने ध्यान नहीं दिया, मगर जब उसने एक नाजुक सी सैंडल देखी तो उसे अचानक हरीम के दूधिया पैरों का ख्याल आया। यह सैंडल तो जैसे तुम्हारे पैरों के लिए ही बनी है। इसका साइज चेक करें। वह अपनी ही धुन में बोलता जा रहा था, मगर कोई जवाब नहीं आया। जब उसने पलट कर देखा तो हरीम वहां नहीं थी। नॉट अगेन, हरीम! ये घर नहीं है जहां तुम छुपने वाले नाटक करोगी। उसने गुस्से में बड़बड़ाते हुए मोबाइल निकाला और हरीम को कॉल मिलाई, मगर उसका नंबर स्विच ऑफ था। अब उसने फिर से पूरी शूज शॉप और आसपास की दुकानों में उसे ढूंढना शुरू किया, मगर हरीम फातिमा तो जैसे जमीन में समा गई थी या आसमान उसे निगल गया था। उसका कोई सुराग नहीं मिला। मीर हसन तेजी से बाहर निकलकर कार की ओर बढ़ा। शायद खो जाने पर वह कार में बैठ गई हो। यही उसकी आखिरी उम्मीद थी, मगर कार में सिर्फ ड्राइवर मौजूद था। उसने घबराकर दोबारा कॉल की थी, मगर वही जवाब मिलने पर उसने अगला नंबर हवेली का डायल किया। माँ, वह खो गई है। हम यहाँ पर रुके थे, मगर वह अचानक से गायब हो गई। अब मैं क्या करूँ? कैसे तलाश करूँ उसे? अगर किसी ने उसे अगवा कर लिया हो तो क्या होगा? माँ की आवाज सुनते ही वह बिना सांस लिए बोले जा रहा था। हसन, क्या कह रहे हो तुम? इस वक्त कहाँ हो? तसल्ली से एक एक बात बताओ। हलीमा बेगम उसकी घबराहट से कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसके शूज टूट गए तो हम यहाँ मॉल में आ गए, मगर वह कब गायब हुई मुझे पता ही नहीं चला। अब पिछले 2 घंटे से हर दुकान पर घूम चुका हूँ, मगर वह कहीं नहीं मिली। मीर हसन घबरा गया था। तुमने अच्छे से देखा था? ये इलाका बहुत शांतिपूर्ण है। वह यहीं कहीं होगी। उसे ढूंढो और फोन करके पूछ लो, अभी पता चल जाएगा। फोन ऑफ है और मैं 2 बार तसल्ली से हर जगह देख चुका हूँ। गाड़ी में भी देख लिया, वह कहीं भी नहीं है। वह लगभग पागल हो रहा था। हो सकता है वह होटल चली गई हो। नहीं, अभी हम होटल गए ही नहीं थे। रास्ते में ही रुक गए थे और मैंने उसे बताया भी नहीं था कि कहाँ रुकने वाले हैं। वह होटल कैसे जा सकती है? वह बेबस होता जा रहा था। हौसला रखो, मिल जाएगी वह। कोई छोटी बच्ची तो नहीं है ना? अभी वह बात कर ही रहे थे कि हरीम की कॉल आने लगी। उसने तुरंत माँ को अलविदा कहा और घबराकर हरीम की कॉल उठाई। वह बहुत डरी हुई थी। जल्दी से एक इलाके में किसी घर का पता बताकर वहां पहुंचने को कहा और कॉल काट दी।
उसकी आवाज से साफ जाहिर था कि वह किसी मुसीबत में थी। मीर हसन ने ड्राइवर को पता समझाया तो वह हैरानी से गाड़ी भगाने लगा। गाड़ी भीड़ से दूर एक छोटे से इलाके की तरफ बढ़ रही थी। वहां पहुंचकर उसने उस पुराने टूटे फूटे मकान के दरवाजे पर जोरदार लात मारी और अंदर दाखिल हो गया। वहां 4-5 लड़के बैठे मजे कर रहे थे, मगर उनकी शक्लों से ही वे आवारा लग रहे थे। उन्होंने किसी अनजान शख्स को इतनी बेधड़क अपने घर में घुसते देखा तो रोकने की कोशिश की, मगर मीर हसन ने उन्हें गुस्से में धक्का दिया और तेजी से एक बंद कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजा पूरी ताकत से खोला तो सामने का मंजर उसकी गैरत के लिए किसी ताने से कम नहीं था। मीर हसन को देखते ही वह रोती हुई खुद को छुड़ाकर उससे लिपट गई। तुम यहाँ कैसे आई? मीर हसन का लहजा बेहद ठंडा था। मैं कुछ नहीं जानती, ये लोग मुझे जबरदस्ती अपने साथ ले आए थे। इतना कहकर उसने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया और जोर जोर से रोने लगी। मीर हसन के दिमाग की नसें तन गई थीं। वह बहुत कुछ कहना चाहता था, मगर समय और जगह उसके लिए मुनासिब नहीं थी, इसलिए उसने होंठ भींचे और उसे अपने साथ लेकर सीधा हवेली लौट आया। 3 दिन बीत चुके थे, मगर मीर हसन की खामोशी बरकरार थी, तो हरीम फातिमा भी सबसे नजरें चुराने पर मजबूर थी। वह अपने शौहर के पूछने पर सब कुछ बता देने और माफी मांगने की मुंतजिर थी, मगर वह तो शायद यह भी भूल गया था कि वह शादीशुदा है और उसकी एक बीवी भी है। आप ही? तुम सही कहती थी, मुझे किसी अनजान शख्स पर भरोसा नहीं करना चाहिए था, मगर मैं इतनी बेवकूफ थी कि अपने शौहर की कदर करने के बजाय उस धोखेबाज और बदफितरत इंसान को अपना मान रही थी। मैं जल्दबाजी में शादी की खबर नहीं दे पाई, तो पूरी प्लानिंग के साथ मुरी रवाना हो गई। मैंने जानबूझकर टूटी हुई जूती पहन ली और उसी बहाने से उनसे नजर बचाकर भागने में कामयाब हो गई थी। मैं बस उसे अपनी वफादारी का यकीन दिलाना चाहती थी। उसे जल्द फैसला करने को कहने गई थी, क्योंकि अगर मैं सिंगापुर चली जाती तो खुद को कैसे बचा सकती थी। यहाँ पर तो किसी तरह बहाने बनाकर अपने शौहर को खुद से दूर रख सकती थी। इसी सिलसिले में उससे मिलने गई थी, मगर वह तो मेरी इज्जत लूटना चाहता था। और तो और, उसने अपने 4-5 दोस्त भी पहले से बुला रखे थे, जो इस इंतजार में थे कि कब वह मुझे उनके हवाले करेगा। हरीम अपनी बड़ी बहन के सामने अपनी गलती स्वीकारते हुए रो रही थी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था लड़की। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था कि वह लड़का मुझे काबिले भरोसा नहीं लगता, जो पहले तुम्हारे लिए रिश्ता नहीं भेज रहा था, वह अब तुम्हें शादी करने आ गया, जब तुम किसी और की बीवी बन चुकी थी। तुम्हारे मुताबिक वह बहुत बड़े सियासतदान का बेटा है और उसके बाप को अपनी साख बहुत प्यारी है। जब तुम इतनी गिरी हुई हरकत करोगी तो कौन उसे घर से निकालकर सुरक्षित वापस भेजेगा? जब तुम बिना किसी को बताए घर से निकली हो तो यह तो होना ही था। मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। तुमने बहुत बड़ी गलती की है, बल्कि इसे गलती नहीं, गुनाह कहना ज्यादा सही होगा। तुमने मीर हसन की अमानत की हिफाजत नहीं की। उसकी बीवी होने के नाते उसकी इज्जत और अपनी इज्जत तुम्हारे पास अमानत थी। तस्लीम ने अपनी बहन को गुस्से से डांट दिया था। आप ही, मैं गलत थी। मैंने अपनों पर एतबार नहीं किया, आप लोगों के फैसले पर भी भरोसा नहीं किया। उस झूठे इंसान की चिकनी चुपड़ी बातों को मैंने सच मान लिया था। वह कोई नेता का बेटा नहीं था, बस एक मामूली इंसान था, जो शादी करके अपने पिता के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहता था। वह तो बस मेरे साथ खेल खेल रहा था। मैं घर से भागकर अपने साथ अपना जेवर और कुछ नकद रुपये भी ले जाने वाली थी, ताकि हम शादी कर सके। अगर मैं इसमें कामयाब हो जाती तो वह मुझसे सब कुछ छीन लेता और मेरी इज्जत को तार-तार करके वहां से भाग जाता। मैं शायद सारी जिंदगी सड़कों पर भीख मांगने पर मजबूर हो जाती, क्योंकि इसके बाद घर लौटने या यहाँ आने की हिम्मत तो नहीं कर सकती थी। उसकी सच्चाई खुलते ही मैंने छिपकर जल्दी से मीर हसन को कॉल की थी, ताकि कुछ बुरा होने से पहले वहां से निकल सकूं, और अपने शौहर को भी यही बताने वाली थी कि मुझे जबरदस्ती वे लोग अपने साथ ले गए थे। मगर मैं बर्बाद हो चुकी हूँ। मैं खुद को छुड़ाकर अपने शौहर की नजरों में गिर चुकी हूँ। उसने मुझे बेलिबास तो नहीं किया, मगर बेआबरू कर दिया।
गहरे दर्द और पछतावे में धकेल दिया है। अब मैं किस मुंह से अपनी सफाई दूं और माफी मांगूं? वह तो कमरे में कदम रखने को भी तैयार नहीं है। हरीम फातिमा अपनी बेवकूफी पर मातम कर रही थी और दरवाजे पर खड़े मीर हसन के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। वह तो अपनी उच्च विचारधारा का परिचय देते हुए हरीम को माफ करने वाला था, यह सोचकर कि शायद वह सच में बेगुनाह हो, क्योंकि मीर हसन को उन मर्दों से नफरत थी जो पहले से ही मुश्किलों से गुजर रही औरत को महफूज करने के बजाय उसे बदनाम और बेघर कर देते हैं। मगर यहाँ तो मामला उल्टा था। उसकी बीवी खुद अपने निकाह का लिहाज नहीं कर पाई और अपनी मर्जी से उस आवारा इंसान के पास जा पहुंची थी। जब इज्जत की हिफाजत नहीं कर पाई तो मीर हसन को बुला लिया था। वह उसे कैसे माफ कर सकता था? वह बिना कुछ कहे वापस मुड़ गया। मुझे माफ कर दें, मैं अपने की पर पछता रही हूँ। बस एक बार माफ कर दें, मैं सारी जिंदगी आप लोगों की गुलामी करूंगी, फिर कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मीर हसन अपने गुस्से को दबाकर अगले दिन सब हिसाब चुकता करने के लिए कमरे में दाखिल हुआ तो वह दौड़कर उसके पैरों में गिर पड़ी। हरगिज नहीं, मुझसे किसी भी तरह की रहम की उम्मीद मत रखो। मैं इतना बड़ा दिल नहीं रखता कि तुम जैसी लड़की को माफ कर दूं। तुम एक आवारा और बदचलन लड़की हो, जबकि मुझे शरीफ और सादगी पसंद करने वाली लड़की चाहिए थी। ऐसे ही किसी छोटे घराने में शादी नहीं की थी मेरी माँ ने। उन्होंने बहुत से घरों में जाकर तलाश की और तुमसे मिलने के बाद पूरे यकीन के साथ हवेली आई थीं। उन्हें शराफत, सादगी और खूबसूरती तीनों चीजें चाहिए थीं। यही थीं वो खूबियां। तुम्हारे पास तो सिर्फ गोरा रंग और सुंदर नैन नक्श थे, बाकी सब झूठ था। मगर हम इंसान थे ना, तुम्हारे बाहरी हुस्न से धोखा खा गए। कैसे पहचान लेते कि तुम असल में कितनी बेहया लड़की हो? तुम उस इज्जत और मान की हकदार नहीं थीं जो मैंने तुम्हें दिया। मैं तो तुम्हें अपने दिल में सबसे ऊंचा मुकाम देना चाहता था, मगर तुम मेरे पैरों की जूती से भी कमतर निकली। शादी के दिन तुम्हारे रवैये ने मुझे खटका दिया था, मगर मैंने सोचा शायद यह मेरी गलतफहमी होगी। अगले दिन तुम्हारी माँ बेटी की बातें सुनकर गुस्से में था, तो तुमने फिर अपनी ख्वाहिश बताकर मुझे मरी जाने पर राजी कर लिया और मैं तुम पर यकीन करता गया। मगर उस सुनसान जगह पर तुम्हारा पहुंचना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने गुस्सा ठंडा किया और तुमसे समझौता करने की कोशिश की। तुमसे यही कहने आया था कि अगर वही सच है जो तुम कह रही हो, तो मैं वादा तो नहीं कर सकता, मगर कोशिश जरूर करूंगा कि सब कुछ भुला दूं। मगर दरवाजे पर पहुंचते ही तुम्हारी बातें सुन ली। तुम अपनी बहन के सामने अपनी गलती कबूल कर रही थी। इसके बाद कोई गुंजाइश नहीं बची थी। अगर मैं कमरे में दाखिल हो जाता तो शायद अपने हाथों से तुम्हारी जान ले लेता, इसलिए मैं वापस मुड़ गया। अब तुम और मेरा दिमाग मत खराब करो और चुपचाप यहाँ से चली जाओ। मैं बस इतना कर सकता हूँ कि तुम्हारा राज रखूंगा, मगर तुम्हें तलाक दे दूंगा। वजह जो तुम्हें सही लगे वह बता देना, मगर मेरे किरदार पर उंगली उठाने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। बेहतर होगा अपनी हद में रहकर बात करना। अब अपना सामान समेटो और यहाँ से चली जाओ। मैं बाहर जा रहा हूँ, शाम तक लौटूं तो तुम्हारी शक्ल नजर न आए। 1-2 दिन में तलाकनामा तुम्हारे पास पहुंचा दिया जाएगा। मीर हसन का चेहरा गुस्से के मारे सुर्ख हो चुका था और उसकी आंखों में गहरी लाली के साथ दर्द भी झलक रहा था। खुदा के वास्ते, मुझे एक मौका दे दें, मुझे तलाक नहीं चाहिए। अगर गुस्सा उतारना चाहें तो मुझे मार लें, मैं उफ तक नहीं करूंगी, मगर मुझे यहाँ से मत निकालें। आपको अल्लाह का वास्ता है, मुझे माफ कर दें। हरीम फातिमा गिड़गिड़ाते हुए माफी की तलबगार थी। बिल्कुल नहीं, मैंने मर्द होकर सारी जिंदगी शरीफी से गुजारी है। क्योंकि मुझे अपना किरदार साफ रखना पसंद है, तो फिर बीवी ऐसी क्यों रखूं जिसका किरदार इतना शकी हो? मीर हसन ने उसे ठोकर मारकर अपने पैर आजाद कराए और तेजी से कमरे से निकल गया। हरीम फातिमा रोती धोती अपने घर पहुंच गई थी और सबके पूछने पर खामोशी से आंसू बहाती रही। सच बता हरीम, क्या कोई झगड़ा हुआ है तेरा अपने शौहर से? ऐसे सामान लेकर यहाँ क्यों चली आई? मेरा दिल बैठा जा रहा है, तू कुछ बोल क्यों नहीं देती? देख, हम बूढ़े हो गए, हमारे दिल बड़ा सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे।
अम्मा ने तन्हाई में उसकी वापसी की वजह पूछी थी। अम्मा, मुझे माफ कर दें, मैंने सबको परेशान कर दिया है, मगर मैं वहां वापस नहीं जा सकती। मुझे यहाँ से मत निकालना। मेरे पास और कोई जगह नहीं है जहां जाकर पनाह लूं। मैं मजबूर हूं, कुछ नहीं कर सकती। उसने ढके छुपे लफ्जों में बात की थी। मीर हसन बहुत अच्छा इंसान है। उसने तुम्हारी गलती को बड़े दिल से माफ किया था, तो अब तुम्हें क्या मसला है? क्या तुमने फिर से कोई बदतमीजी की है? अम्मा ने खोजती नजरों से अपनी बेटी को घूरा। काश अम्मा, मैंने कोई बदतमीजी ही कर दी होती तो शायद इतना बड़ा फैसला न होता, मगर मेरा कदम काबिले माफी नहीं था। मैंने उस अजीम इंसान की कदर नहीं की। अब सारी जिंदगी पछताना मेरे मुकद्दर का हिस्सा है, जो मैंने खुद चुना है। वह दिल में अम्मा से मुखातिब थी और अम्मा उसके चेहरे पर करब के साए लहराते देखकर खामोश हो गईं। 2 रोज में वादे के मुताबिक मीर हसन ने तलाकनामा भेज दिया और तस्लीम छोटी बहन की गमगुसार बनकर उसके पास पहुंची। चाहे वह कितनी भी बड़ी नादानी कर जाती, मगर फिर भी वह उसकी छोटी बहन थी। इस मौके पर वह उसे अकेला कैसे छोड़ सकती थी? बहन के सीने से लगी हरीम जोर जोर से रोने लगी और तस्लीम बस चुपचाप उसकी पीठ थपकते हुए खुद भी बेआवाज आंसू बहाने लगी। काफी देर तक रो लेने के बाद जब हरीम फातिमा का दिल हल्का हो गया, तो वह अपनी बहन से अलग होकर सिर झुकाकर बैठ गई। तू दिल छोटा मत कर। ये मर्द ऐसे ही कमजोर होते हैं। ये खुद अगर बड़ा से बड़ा गुनाह भी कर जाए तो औरत से माफी की उम्मीद रखते हैं, मगर जब बात अपनी इज्जत पर आ जाए और गलती औरत की हो तो ये ऐसे ही हुक्मरान बन जाते हैं और अपने पास मौजूद तलाकत का हक इस्तेमाल करके औरत को अपनी जिंदगी से बेकार सामान की तरह निकाल फेंकते हैं। हर मर्द ऐसा ही होता है। शायद तेरे लिए यही बेहतर था। तस्लीम सारा इल्जाम सिर्फ और सिर्फ अपने बहनोई पर डालकर बहन को तसल्ली दे रही थी। हालांकि वह खुद भी अच्छी तरह जानती थी कि इस तरह की गलती बाप और भाई भी बर्दाश्त नहीं करते। वह तो फिर शौहर था, कैसे बर्दाश्त कर लेता? नहीं आपी, वह कमजोर इंसान नहीं है। वह तो बहुत अजीम इंसान है। मैं खुद गर्ज थी, जो अपने सिवा किसी का नहीं सोचा, न शौहर की इज्जत की परवाह की, न बाप भाई की इज्जत और मोहब्बत का कोई लिहाज किया, और इसीलिए आज मुझे ये दिन देखने पड़ रहे हैं। आप जानती हैं, उस रोज जब मैं आपसे बात कर रही थी, तो उस शख्स ने सब कुछ सुन लिया था, मगर इसके बावजूद मुकम्मल खामोशी इख्तियार किए रखा। अम्मा और अब्बा ने भी उन्हें 1-2 बार कॉल करके वजह जानने की कोशिश की थी और सुलह भी करवानी चाही, मगर उस शख्स ने मेरे बारे में एक लफ्ज भी नहीं कहा। बस इसी एक बात पर डटा रहा कि वह मुझे रखना नहीं चाहता। मैं उसके काबिल नहीं हूँ। उसने मेरी बेवकूफ़ी पर पर्दा डाला है। खुदा उस अजीम इंसान को इस मेहरबानी का अजर देगा। मुझे उससे कोई शिकवा नहीं है। सारे गुनाह, सारी गलतियाँ सिर्फ और सिर्फ मेरे हिस्से में आती हैं। इसलिए इन गुनाहों का कफ़ारा अदा करने की मुस्तहिक हूँ। अब भाई और भाभी मेरे साथ जो भी सलूक करें, मैं किसी बात पर गिला शिकवा नहीं करूँगी। उनकी चाकरी करना ही अब मेरी जिंदगी है। मैं तो इस कदर खुदगर्ज थी कि रुखसत होकर जब मैं उस हवेली पहुंची, तो वहां मौजूद मेहमानों ने मुझे सलामी के तौर पर भारी रकम दी थी और मैं एक एक नोट गिनते हुए अपने मुस्तकबिल को उस धोखेबाज इंसान के साथ सोचकर खुश हो रही थी। मीर हसन से खुद को बचाने के लिए मैं बेड के नीचे जाकर छुप गई थी और वह मेरी इस हरकत को शरारत और बेवकूफ़ी समझकर मुझे माफ कर चुका था। वहां पर मुझे जिस हाल में बिना चादर के उसकी गिरफ्त में देखा, फिर भी वह आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहिरा करते हुए मुझे माफ कर देना चाहता था। मगर ये जानकर कि वहां पर मैं अपनी मर्जी से गई थी, कोई भी मर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ये सब कुछ मेरी खुदगर्जी की वजह से हुआ है आप ही। ये तो खुदा का शुक्र है कि मैं अपने साथ वो जेवरात और अपनी तमाम जमा पूंजी लेकर नहीं गई थी। इस वक्त भी मुझे वो सब कुछ दे दिया गया है और तलाक की सूरत में जो रकम लिखी गई थी वो भी मेरे हवाले कर दी। अब मेरे पास बहुत कुछ है, मगर वो इज्जत और अपना घर वाला सुकून नहीं है। मेरे अंदर अब्बा अम्मा को सब कुछ सच बताने का भी हौसला नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मेरा ये राज हमेशा के लिए अपने दिल में दफन कर लें। आगे जो मेरा नसीब होगा वो मुझे मिलकर रहेगा।
हरीम फातिमा एक बार फिर फूट फूट कर रो पड़ी थी। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ न कुछ बंदोबस्त कर लूंगी। और हाँ, जब तक मैं न कहूँ, अपने पास मौजूद जेवरात और पैसों का किसी के सामने जिक्र मत करना। अब यही आखिरी सहारा है जिससे कुछ न कुछ तुम्हारी जिंदगी में बेहतरी आ सकती है। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता तुम्हारे पास नहीं है। तुम अच्छी तरह जानती हो भाभी, बहुत लालची और चालाक औरत है। अगर उसे इन चीजों का पता चल गया तो वह जरूर भाई को बता देगी और सब कुछ तुमसे हासिल करके ही रहेगी। तस्लीम बहन को तसल्ली देते हुए खुद सोच सोचकर परेशान हो रही थी, मगर उसे कोई भी मुनासिब रास्ता नहीं सूझ रहा था जिससे वह अपनी बहन को बेहतर जिंदगी दे सके। ये पैसे तुम्हारे ही अकाउंट में डलवा दिए हैं और सिर्फ उतने ही रखे हैं जितने जरूरत के हैं। हम कल ही बाजार जाकर तुम्हारे लिए कुछ सामान लाएंगे जिसे तुम घर पर बैठकर ही बेचोगी और अपनी जिंदगी को बाप और भाई पर बोझ बनने से बचा पाओगी। मुझे माफ कर देना कि मैं तुम्हारे लिए इससे बेहतर कोई रास्ता नहीं निकाल पाई। इतनी जल्दी तलाक हो जाने के चलते तुम्हारा किरदार वैसे ही बहुत संदिग्ध हो चुका है, और अगर किसी को पैसों का लालच देकर तुमसे शादी करने के लिए राजी भी कर लिया जाए, तो भी उस शादी में तुम्हारे लिए कोई सुकून नहीं होगा। इसलिए मेरे ख्याल में अब तुम्हें अपनी जिंदगी और हालात को वक्त के बहाव पर छोड़ देना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है अल्लाह जरूर कुछ बेहतर करेगा। तस्लीम ने अपनी बहन को अपने साथ घर लाकर उसके पास मौजूद जेवरात और पैसों को महफूज करने का बंदोबस्त कर लिया और अगले ही दिन बाजार से मनिहारी का बहुत सारा सामान खरीदकर दोनों बहनें वापस घर लौट आईं। आलिया ने जब अपनी ननद को स्थायी तौर पर घर में रहते देखा तो वह तिल मिला उठी और बेवजह रोज किसी न किसी बहाने लड़ाई झगड़ा करके घर का माहौल खराब करने लगी। मगर साथ ही वह अपने पति को भी अपने निठल्ले और नालायकन भाई के साथ हरीम की शादी करवाने के लिए तैयार करने लगी। वह चाहती थी कि उसकी आमदनी पर उसका भाई सारी जिंदगी आराम से गुजारे और इस तरह उन लोगों पर आलिया का भी एहसान हो जाए, जिससे उसकी जिंदगी आसान हो जाए। अब्बा और अम्मा जो अब हरीम को इज्जत की नजर से नहीं देखते थे, शायद उनके दिल भी साफ हो जाए। वह अब भी चालबाजी का सहारा लेती थी, हर बार हरीम से खुद ही लड़ती और जब पति घर लौटता तो खुद को मासूम साबित करने के लिए रोने लगती। नसीर अहमद और हाजरा बेगम पहले ही बेटी के घर उजड़ जाने पर परेशान थे। मीर हसन ने अपना हर वादा निभाया था और उनके पूछने और बुरा भला कहने के बावजूद उसने अपने मुंह से एक लफ्ज तक नहीं कहा था। जब घर में रोज रोज के झगड़े बढ़ने लगे तो माँ बाप भी तंग आ गए और यासिर भी रोज रोज पत्नी के रोने धोने और बहन के हर बात से इनकार करने पर परेशान था। उसने खुद ही अब्बा और अम्मा को इस बात के लिए राजी कर लिया कि भले ही आलिया का भाई निठल्ला है और सारा दिन घर में पड़ा रहता है, मगर हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। कोई भी हमारी बहन से शादी करने के लिए राजी नहीं है। ऐसे में अगर आलिया खुद अपने भाई के लिए हरीम का रिश्ता मांग रही है तो हमें इसे गनीमत समझना चाहिए। जहां तक रोजी रोटी की बात है तो उसके पास जो सामान है वह सब हम उसे उसके साथ ही कर देंगे, जिससे उसका गुजारा चलता रहेगा। अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप लोगों को मुझ पर भरोसा करना चाहिए। मैं वादा करता हूँ कि कभी अपनी बहन को मुश्किल हालात में अकेला नहीं छोड़ूंगा। मगर इस तरह अचानक तलाक हो जाने पर, जब हरीम भी पूरी तरह खामोश है और मीर हसन भी कुछ बताने को तैयार नहीं, तो मैं खुद नहीं समझ पा रहा कि इस सब के पीछे आखिर क्या वजह है। ऐसे में हम किसी और को कैसे यकीन दिला सकते हैं कि इसमें हमारी बहन का कोई कसूर नहीं, बल्कि सारी गलती सिर्फ उस शख्स की है जिसने हमारी बहन की कदर नहीं की। नसीर अहमद और हाजरा बेगम अपने बेटे की इन बातों से कायल हो गए और कुछ ही दिनों में सादगी से हरीम फातिमा का निकाह खुद से पूरे 10 साल बड़े, बदतमीज और बदजुबान शख्स के साथ कर दिया गया, और वह जो खुद किसी पर बोझ बनने को तैयार नहीं थी, अपने शौहर का बोझ ढोने के लिए मजबूर कर दी गई थी। कई बार इंसान को अपनी गलतियों की सजा इसी दुनिया में इतनी दर्दनाक शक्ल में मिलती है कि उसके पास रोने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। यही सब कुछ हरीम फातिमा के साथ हुआ था।
उसने कदर न करते हुए मीर हसन जैसे समझदार और शरीफ इंसान को ठुकरा दिया था और अब एक जाहिल और बदजुबान इंसान की गालियां सहते हुए सारा दिन घर के कामकाज के साथ साथ रोजगार की फिक्र भी पालती ठंडी आह भरकर रह जाती थी। काश मैंने अपने नसीब के लिखे पर सब्र कर लिया होता, मगर अफसोस इंसान ऐसा ही नाकद्र होता है। बेहतर से बेहतरीन की तलाश में हमेशा हीरे को छोड़कर पत्थर झोली में भर लेता है और जब एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है।